जब भी हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में सैकड़ों पन्ने और अनुच्छेद आते हैं। लेकिन एक चीज है जो इन सबसे पहले आती है, जो असल में इस पूरे दस्तावेज की आत्मा है, और वो है हमारी प्रस्तावना। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि एक वचन है, एक वादा है जो भारत ने खुद से किया था। तो चलिए आज इस वादे की गहराई में उतरते हैं। हम भारत के लोग, सोचिए जरा, कितनी ताकत है इन शब्दों में। ये सिर्फ एक वाक्य की शुरुआत नहीं है, ये एक ऐलान है। ये साफ साफ बताता है कि भारत में सबसे बड़ी शक्ति कौन है। वो है हम, यहाँ के लोग। सारी की सारी पावर यहीं से शुरू होती है। लेकिन सवाल ये है कि ये इतने दमदार शब्द आए कहाँ से, इनका असली मतलब क्या है। इसको सही मायनों में समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा, संविधान सभा की उन बहसों में जहां हमारे देश का भविष्य लिखा जा रहा था और एक एक शब्द को बड़ी बारीकी से तराशा जा रहा था। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये जानेंगे कि इसे संविधान की आत्मा कहते क्यों हैं, फिर देखेंगे इसका खाका कहाँ से आया, इन शब्दों को गढ़ा कैसे गया, क्या इसमें कभी कोई बदलाव भी हुआ, अदालतों ने इसे किस नज़र से देखा, और सबसे ज़रूरी बात, आज ये हमारे लिए इतनी मायने क्यों रखती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। देखिए, कोई भी महान दस्तावेज यूं ही नहीं बन जाता। उसके पीछे एक महान विचार होता है, एक विजन होता है। और हमारी प्रस्तावना का विजन वो एक ऐसे दस्तावेज से आया जो आगे चलकर पूरे संविधान की बुनियाद बनने वाला था। संविधान लिखने का काम शुरू होने से भी पहले एक उद्देश्य संकल्प यानी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया गया था। अब ये क्या था? समझिए कि ये एक तरह का ब्लूप्रिंट था, एक विजन डॉक्यूमेंट जिसमें ये लिखा गया था कि हम आज़ाद भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, हमारे लक्ष्य क्या होंगे, हमारे मूल्य क्या होंगे। और इस दूरदर्शी दस्तावेज को तैयार किसने किया था? वो थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने ही न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे वो बुनियादी सिद्धांत सामने रखे जो एक आज़ाद भारत का आधार बनने वाले थे। तो ठीक है, विजन तो तैयार था, लेकिन अब उस विजन को शब्दों में कैसे पिरोया जाए, यहीं से कहानी और दिलचस्प होती है। अब हम देखते हैं कि कैसे नेहरू के इस विजन ने हमारी प्रस्तावना की शक्ल ली। ये कोई एक दिन का काम नहीं था, बल्कि संविधान सभा में हुई लंबी जोरदार बहसों का नतीजा था, जहां हर एक शब्द को तोला गया था। तो ये पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह था। सबसे पहले उद्देश्य संकल्प को पेश किया गया, फिर संविधान सभा में उन आदर्शों पर खूब बहस हुई, चर्चा हुई। इसके बाद उस पूरे खाके को और बेहतर बनाकर प्रस्तावना के शब्दों में ढाला गया, और आखिर में इसे औपचारिक तौर पर अपना लिया गया। मतलब ये एक सीधी सादी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एक विचार के पकने और तराशे जाने की पूरी कहानी थी। अब प्रस्तावना में कुछ अहम शब्द हैं, चलिए उनका मतलब समझते हैं। पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी सॉवरेन। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अपने फैसले खुद लेगा, वो अपनी नियति का स्वामी है। कोई दूसरा देश या कोई बाहरी शक्ति उसे ये नहीं बता सकती कि उसे क्या करना है। और फिर आता है शब्द गणराज्य, यानी रिपब्लिक। इसका मतलब भी बहुत साफ है। देश का जो मुखिया होगा, यानी हेड ऑफ द स्टेट, वो कोई राजा या रानी नहीं होगा जिसे विरासत में गद्दी मिली हो, नहीं, बल्कि वो एक चुना हुआ व्यक्ति होगा, जैसे हमारे राष्ट्रपति। मतलब असली शक्ति देश के नागरिकों के हाथ में है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं है कि प्रस्तावना एक बार लिख दी गई और बस वो पत्थर की लकीर बन गई। समय के साथ इसमें एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। एक ऐसा बदलाव जिसने इसके चरित्र को और भी मजबूत कर दिया। वो साल था 1976। ये तारीख हमारे संविधान के इतिहास में एक बहुत ही अहम मोड़ है, क्योंकि इसी साल कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी प्रस्तावना के अर्थ को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो हुआ क्या था? 42वें संविधान संशोधन के जरिए इसमें दो नए और बहुत ही शक्तिशाली शब्द जोड़े गए, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। अब सुनने में ये भले ही दो शब्द लगे, लेकिन इनका असर बहुत बहुत गहरा था। पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर, इसका मतलब ये था कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, सरकार की नज़र में सभी धर्म बराबर होंगे। और समाजवादी यानी सोशलिस्ट, इसका मतलब था कि देश में सामाजिक और आर्थिक बराबरी लाने की कोशिश की जाएगी और असमानता को कम किया जाएगा। अच्छा, शब्द गढ़ लिए गए, उसमें बदलाव भी हो गया,
लेकिन अब एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल सामने आकर खड़ा हुआ। सवाल ये था कि क्या प्रस्तावना की कोई कानूनी ताकत है या ये सिर्फ एक खूबसूरत इंट्रोडक्शन है? क्या इसे कोर्ट में लागू करवाया जा सकता है? ये सवाल पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत में। और ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं था, इस पर दशकों तक बहस चलती रही, क्योंकि इसका जवाब ये तय करने वाला था कि प्रस्तावना हमारे कानून और शासन के लिए एक मार्गदर्शक होगी या सिर्फ संविधान की किताब का एक सजावटी पहला पन्ना बन के रह जाएगी। तो देखिए, शुरू में 1960 के बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर आया 1973 का वो ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस। इस केस ने पुराने फैसले को पूरी तरह से पलट दिया और ये तय किया कि प्रस्तावना वाकई में संविधान का एक बहुत जरूरी और अभिन्न अंग है। और इतना ही नहीं, ये संविधान की बुनियादी संरचना का हिस्सा है जिसे बदला नहीं जा सकता। तो इतनी सारी बातें हो गईं, इसका इतिहास, इसके शब्द, कानूनी बहसें, लेकिन इन सबका निचोड़ क्या है? आज हमारे लिए इस प्रस्तावना का क्या महत्व है? सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे संविधान की आत्मा है, वो मार्गदर्शक सितारा है जो पूरे दस्तावेज को रोशन करता है। तो इसके मुख्य काम क्या हैं? ये हमें संविधान बनाने वालों की सोच को समझने में मदद करती है। ये हमारे संविधान की बुनियादी संरचना को बताती है। ये हमारे जजों और कानून बनाने वालों को रास्ता दिखाती है। और सबसे बढ़कर ये हम भारत के लोगों के सपनों और उम्मीदों का एक ऐलान है। और आखिर में यही सवाल हम सब के लिए है। प्रस्तावना दशकों पहले किया गया एक वादा था। आज उस वादे को कैसे निभाया जा रहा है? ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि एक जिंदा वादा है जिसे पूरा करने का प्रयास हर पीढ़ी को करना चाहिए।